तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो अपनी टीम के साथ लो काउंटी पहुंच गया, मगर वहां पर तो दुश्मनों ने ऑलरेडी जाल बिछाया हुआ था। नाइन नेदरगेट और कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट ने मिलकर लो काउंटी में आए हुए यांगकोंग की स्कॉलर्स को वैनिश कर दिया। इसमें बस किन्मो की टीम ही सरवाइव कर पाई। वही दूसरी तरफ होंगशान सेक्ट के 13 कल्टिवेटर्स ने मिलकर एंशिएंट एरा के डीमन गॉड को समन कर लिया, जिसने लीजाओ प्रीफेक्चर में तबाही मचाना शुरू कर दी। और अब वो 13 कल्टिवेटर्स एक और डीमन गॉड को समन करने की फिराक में थे। अगर ऐसा हुआ तो लीजाओ को फॉल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए किन्मो ने फैसला लिया कि वो उन 13 कल्टिवेटर्स का खात्मा करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर किन्मो अपने साथियों को बताने लगा कि अगर होंगशन सेक्ट के 13 कल्टिवेटर्स ने एक और डीमन गॉड को यहाँ पर समन किया तो सीनियर सिस्टर युआनचू दोनों तरफ से दुश्मनों से घेरी जाएगी। लीजाओ प्रीफेक्चर की सारी आर्मी तबाह हो जाएगी। तो अब बताओ तुम में से कौन हिम्मत वाला है जो इस मिशन में मेरा साथ देगा। मैं होंगशन सेक्ट के उन 13 कल्टिवेटर्स को मारने जा रहा हूँ और मेरे साथ वही आएगा जिसमें दम है। यहाँ पर युनशैंग हैरान होते हुए किन्मो से पूछने लगी कि क्या वाकई तुम उन डिवाइन रल्म वाले कल्टिवेटर्स को मारना चाहती हो। साथ ही किन्मो की टीम भी उसके इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पर शेन किन्मो को बता रहा था कि कुछ सालों पहले ही हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने कुछ सोर्ड एक्सपर्ट्स को होंगशन सेक्ट पर अटैक करने भेज दिया। उन सोर्ड वॉरियर्स और होंगशन सेक्ट के दरमियान एक बहुत ही भयानक जंग हुई, जिसमें होंगशन सेक्ट की हार होकर वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो अगर हमारे सोर्ड एक्सपर्ट ये कारनामा कर पाए तो हम भी कर सकते हैं। जिस पर क्यू कह रहा था कि शायद तुम एक बात भूल गए, ये 13 कल्टिवेटर्स हमसे एक रैम ऊपर हैं, यानी कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस पर किन्मो कहता है कि उस वक्त इंपीरियल एडवाइजर ने सोर्ड टेक्निक का यूज किया था, मगर हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्बैट टेक्निक्स का, जो कि सोर्ड टेक्निक से काफी ज्यादा अलग होती। इस क्लोज कॉम्बैट में उन लोगों को अपने स्पेल्स को कास्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा और यही तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका होगा। जब तक वो लोग अपने स्पेल्स को कास्ट कर पाए तब तक हम उन्हें जहन्नुम में पहुंचा देंगे। यहाँ पर किन्मो को चार्ज अप होता हुआ देखकर उसके दोस्त बस उसे घूरने लगे, मगर इसमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किन्मो का इस मिशन में साथ दे पाए। और तभी शेन कहने लगा कि अगर ये किन्मो इतनी जुर्रत दिखा सकता है तो भला मैं पीछे कैसे रहूंगा। वहीं पर युनशियांग भी किन्मो के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था कि अपने दुश्मन की पावर देखकर उनसे डर के मारे पीछे मत हटो। साथ ही होंग और उसका सर्वेंट लांग भी इस मिशन में शामिल हो गया। अब यहाँ पर अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट होता हुआ देखकर क्यू को टेंशन आने लगा। वो एक मॉन्क जैसी बातें करते हुए कहने लगा कि अगर मैं जहन्नुम में नहीं गया तो फिर कौन जाएगा। जो सुनते साथ ही होंग ने उसकी टकली पर एक जोरदार चमाट लगा दी। वो कह रही थी कि तुम कोई असली मॉन्क नहीं, तो बुद्धिस्ट मास्टर की बातों को कॉपी करना बंद करो। जिस हेल में तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सब इस तरह से किन्मो ने अपनी टीम के साथ मिलकर उन 13 कल्टिवेटर्स को कैसे खत्म किया जाए उसकी प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें उसी एंशिएंट दरख्त का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर होंगशन सेक्ट के 13 कल्टिवेटर्स डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करते हुए डीमन गॉड को समन करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद डिमोनिक स्टैचू के पास हम ढेर सारे स्पेल्स को रिवॉल्व होता हुआ देख पाते हैं, यानी कि बस थोड़े ही वक्त में डीमन गॉड यहाँ पर अपीयर होगा। और अगर सेकंड डीमन गॉड यहाँ पर आया तो फिर लीजाओ प्रीफेक्चर को कोई भी फॉल होने से बचा नहीं सकता। और उतने में उनमें से एक कल्टिवेटर को वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हो गई। वहाँ का एक छोटा सा बुश काफी तेजी के साथ शेक हो रहा था और फिर उसमें से हुलिंग बाहर आ गई और उतने में ही ग्रीनॉक्स ने वहां आकर उसे दबोच लिया। वेल होंगशन सेक्ट के कल्टिवेटर्स को ये लग रहा था कि यहाँ पर तो एक जंगली शेर ने शिकार किया है, इसलिए उन्होंने ग्रीनॉक्स और हुलिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मगर उतने में उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आ गई। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि युनशियांग थी। वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए इन कल्टिवेटर से कहने लगी कि दोस्तों प्लीज मेरी जान बचा लो। दरअसल मैं इस जंगल में खो गई हूँ और कुछ शराबी लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ पर होंगशन सेक्ट के कल्टिवेटर्स भी एक खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल गए और उतने में क्यू अपनी शराब की प्याली लेकर एक बंदे के सामने पहुंच गया। इतना ही नहीं, किन्मो और शेन तो नशे में धुत होने का नाटक करने लगे, जो देख उन कल्टिवेटर्स को तसल्ली हो गई कि शायद यही लोग उस लड़की के पीछे पड़े होंगे। और उतने में शेन और किन्मो ने मिलकर अपनी तलवारें सीधे
सीधे उन कल्टीवेटर्स के गले के आर पार कर दी। वहीं पर कियो ने भी उसके सामने जो बंदा था उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वहीं पर हम होंग और लांग को देख पाते हैं जो कि इन कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। तो इस तरह से इन सब ने मिलकर उन 13 कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। दरअसल ये लोग स्पेल वॉरियर्स थे, इसलिए कॉम्बैट टेक्निक में इनकी कोई खास पकड़ नहीं। तो इसी वजह से किन्मो और उसके साथियों ने इन पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। ये लोग अपनी भयानक टेक्निक का यूज करते हुए बड़े ही ब्रूटली उन कल्टीवेटर्स का खात्मा कर रहे थे, जिसके चलते कई सारे कल्टीवेटर्स ऑन द स्पॉट मारे गए। मगर अभी भी वहाँ पर 2-3 कल्टीवेटर्स जिंदा बचे थे। तो कियो अपनी कॉम्बैट टेक्निक का यूज करते हुए इस बंदे की तगड़ी धुलाई करने लगा। उसने अपने एक ही जबरदस्त पाम अटैक का यूज करते हुए उस बंदे का काम तमाम कर उसे सीधा जंगल से बाहर फिकवा दिया। वहीं पर शेन ने भी बड़े ही कुल अंदाज में एक कल्टीवेटर को 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन इनमें से एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने होंग और लांग पर अपनी जबरदस्त एनर्जी से हमले करना शुरू कर दिए। मगर लांग अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए उस बंदे के अटैक्स को काउंटर करने लगा और मौका मिलते साथ ही होंग ने तुरंत ही जाकर उस बंदे को बीच में से स्लिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अपनी बुचर ब्लेड का यूज करते हुए 2 कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने लगा। उसने इन 2 कल्टीवेटर्स के अटैक को काफी तेजी के साथ डॉज करते हुए अपने डिवाइन स्लैशेस को रिलीज कर दिया। वहीं पर युन शियांग ने भी एक बंदे को अपनी सिल्क के जाल में फंसाते हुए वहीं पर एक्सप्लोड कर दिया। अब उन 13 कल्टीवेटर्स में से बस एक ही बंदा जिंदा बचा था जो कि इस टीम का लीडर है। तो उसने इन लोगों पर अपनी थंडर पावर बरसाना शुरू कर दी, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी लोग उसके नीचे सप्रेस होने लगे। ग्रीन ऑक्स और हुलिंग तो सीधे झाड़ियों में जाकर छुप गए थे। वाले कल्टीवेटर जिस रिंग का यूज करते हुए इस थंडर को समन कर रहा था, वो रिंग ही अपने आप उसके हाथ से निकल गई। दरअसल वो सारी थंडर रिंग्स किन्मो ने उस बंदे के हाथ से छीन ली थी, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे पता चलने से पहले ही उसकी रिंग चोरी हो गई और अब वो किन्मो पर हमला कर पाई इससे पहले किन्मो ने उसे अपनी ब्लेड से घायल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस पर लातों मुक्कों की बौछार करते हुए उसे हवा में उड़ा देता है। तो युन शियांग ने अपनी स्ट्रिंग का यूज करते हुए इस बंदे को अपने साथियों की तरफ पहुंचा दिया और फिर इन सब ने मिलकर उस पर बारी बारी हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर शेन आखिरी स्ट्राइक का यूज करते हुए इस बंदे को 2 हिस्सों में काट चुका था। तो अपने इसी कूल अंदाज में किन्मो की टीम ने अपने मिशन को पूरा कर दिया और 13 बंदे कल्टीवेशन के हायर लेवल पर होने के बावजूद भी किन्मो और उसकी टीम को हरा नहीं पाए। यहाँ पर शेन को भी अंदाजा हो चुका था कि किन्मो की कॉम्बैट पावर उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है और उतने में इन लोगों को हॉर्न के बजने की आवाज आई, जिसे सुनते साथ ही कियो कह रहा था कि शायद यांगकांग की आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी। मगर किन्मो ने बताया कि नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है, ये हमारी आर्मी नहीं बल्कि रेबल्स की आर्मी है। और उतने में वहाँ पर जनरल शाओई की फ्लाइंग कैरेज पहुँच गई। उस कैरेज पर तैनात सिपाही कह रहे थे कि होंगशान सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स जहाज पर आ जाओ, हमारे जनरल शाओई तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अब होंगशान सेक्ट के कल्टीवेटर्स को तो किन्मो और उसके साथियों ने ऑलरेडी निपटा दिया था। तो इस अनाउंसमेंट को सुनकर ये सभी लोग पैनिक हो गए। साथ ही साथ जनरल शाओई की सिपाही जंगल में चारों ओर फैल चुके थे, जो देख कियो कह रहा था अब तो लग गए, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इस रेबल आर्मी ने तो हमें चारों ओर से घेर लिया है। तो किन्मो अपनी टीम से कहने लगा कि चलो फटाफट से इन कल्टीवेटर्स के कपड़े उतारो। वेल, कपड़ों का जिक्र सुनते ही सबसे ज्यादा तो कियो ही पैनिक हो गया, क्योंकि किन्मो ने हर बार फाइट के बाद उसके कपड़े उतारे थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डीमन गॉड का कहर दिखाया गया, जो कि अपने पाँव के नीचे आने वाली हर एक चीज को रौंदते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस डीमन गॉड के सामने तो सभी सिपाही और उनकी स्पिरिट कैनन फेल थी। वही दूसरी तरफ हमें जनरल शाओई की फ्लाइंग कैरेज दिखाई गई, जिस पर होंगशान सेक्ट के कल्टीवेटर्स को लाया गया था। भले ये होंगशान सेक्ट के कल्टीवेटर्स ना होकर किन्मो और उसके दोस्त थे, जो कि अपना होलिया बदल कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जनरल शाओई को ये बात पता नहीं। वो किन्मो से कहने लगा कि इस जंग को शुरू करने से पहले ही हमारे दरमियान एक डील हुई थी। तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम यहाँ पर 2 डीमन गॉड्स को समन करोगे और मैं 3 आर्मी प्रोवाइड करूंगा। इस तरह से हम लिजाओ प्रीफेक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो जल्दी से जवाब दो, तुमने अपने वादे को पूरा क्यों नहीं किया? बताओ, सेकंड डीमन गॉड कहाँ पर है? तुमने उसे अभी तक समन क्यों नहीं किया? तो किन्मो से माफी मांगते हुए कहने लगा कि हम सेकंड डीमन गॉड को समन करने वाले थे, मगर तभी इंपीरियल एकेडमी के जीनियस के ग्रुप ने हमारी टीम पर अटैक कर दिया, जिसके चलते हमारा रिचुअल पूरी तरह से डिस्टर्ब होकर हम डीमन गॉड को समन नहीं कर पाए। साथ ही इस अटैक में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे कई सारे भाई बहन मारे गए। प्लीज जनरल, हम पर थोड़ा सा रहम दिखाए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। वहीं पर किन्मो के साथियों ने भी रोना शुरू कर दिया था, ताकि जनरल शाओ को उनकी बातों पर यकीन हो जाए। मगर जनरल शाओ
केरा एक नंबर का कमीना। वो कहता है कि होंगशिन सेक ने कसम खाई थी कि वो इस जंग में हमारा पूरा साथ देंगे, मगर तुमने यहाँ पर बस एक ही डीमन गॉड को समन करके हमारे बैटल को डिले कर दिया, तो मिलिट्री के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें यहीं पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर किन्मो के गले पर तलवार देखकर कियो तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ जनरल शाओई के सिपाहियों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। जनरल शाओ ने हुक्म दे रहा था कि जल्दी से इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दो, इनकी कटी हुई गर्दनों को हम अपने कैरेज पर टांग देंगे, ताकि सबको पता चले कि जनरल शाओ को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता। उतने में ही किन्मो अपना एक आर्टिफैक्ट उनके सामने शो करते हुए कहने लगा कि हम भी डीमन गॉड को समन कर सकते, मगर जनरल शाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि तुम तो 5 लिमिनरीज वाले एक मामूली से कल्टिवेटर हो, भला तुम एक डीमन गॉड को समन कैसे कर सकते? तुम्हारे सीनियर ये काम कर सकते थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी मारे जा चुके। जो सुनते साथ ही किन्मो ने डिमोनिक स्पेल्स की इंचांटिंग करना शुरू कर दी। ये देखकर उसकी टीम भी थोड़ी सी हैरान थी। इन डिमोनिक मंत्रास की वजह से वहाँ मौजूद डीमन गॉड का स्टैचू भी ग्लो करने लगा। साथ ही साथ वहाँ का माहौल भी बदल रहा था। अब इस नजारे को देखते साथ ही जनरल शाओई ने अपनी सोर्ड को दोबारा से म्यान में रख दिया। वो कह रहा था चलो फाइनली तुम मेरे किसी काम आओगे। बच्चे, इस मुश्किल वक्त में राइज होने का ये तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है। एंशिएंट टाइम से ये कहा जाता कि एक जंग ही हीरोज को पैदा कर सकती। जब दो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स का मुकाबला होता तब वो अपने डिवाइन टेक्निक्स का यूज करते हैं। उन महान योद्धाओं की जंग को देखकर ही हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते। अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट तुम्हारा मुकाबला करे तो तुम पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का प्रेशर बनेगा। उस वक्त तुम खुद को बचाने के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करोगे और वहीं से तुम्हारे अंदर का हीरो इमर्ज होगा। जैसे कि तुम्हारे पास स्पिरिट समनिंग और घोस्ट कमांडिंग टैलिस्मान का नॉलेज है। अब तुम ही बताओ, जब हमारी इस दुनिया में शांति फैल जाएगी तब तुम्हारी इस नॉलेज का क्या फायदा? इस मैजिक को तो तुम तभी यूज कर सकते हो जब इस दुनिया में chaos मचा हो। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम जितना अपने नॉलेज का यूज करोगे तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। यहाँ पर किन्मो भी उस बंदे की बातों से पूरी तरह से अग्री था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि स्पिरिट समनिंग और कमांडिंग टैलिस्मान को मास्टर करना काफी ज्यादा आसान था। साथ ही मुझे इन टेक्निक की पावर भी काफी ज्यादा लो लेवल की मालूम होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके। अगर मैं इन डिमोनिक टेक्निक का सही से इस्तेमाल करूँ तो मैं इस जंग की बाजी को पलट कर रख सकता। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो हजारों सोल्जर्स भी नहीं कर पाएंगे। वहीं पर जनरल शाओई कह रहा था कि चलो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, बस मुझे अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट करने का मौका मत देना। तो किन्मो भी उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक बंदे की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी हो रही, जरा मुझसे मिलके तो जाओ। और अब वहाँ मौजूद रेड स्मोक वैनिश होते हुए हम जियाओ नान को देख पाते हैं, जो कि अपने भयानक पाइथन के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वेल, ये बंदा ड्रैगन टेमिंग सेक्ट का यंग मास्टर है और किन्मो का इसके साथ पहले भी पाला पड़ा था। तो अब जियाओ नान को अपने सामने देखकर किन्मो भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे डर था कि कहीं ये बंदा उसे पहचान न ले। वहीं पर जियाओ नान उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा कि मैं इस बंदे से पहले भी मिल चुका हूँ। इसकी आंखें मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही। अब ये सुनकर किन्मो की टीम को भी टेंशन आने लगा। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जियाओ नान की वजह से उनका पर्दाफाश न हो जाए। वहीं पर जियाओ नान किन्मो से पूछ रहा था कि बताओ मेरे दोस्त, क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? तो किन्मो से बताने लगा कि एक बार मेरे मास्टर ने आपके ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को विजिट किया था, उस वक्त मैं उनके साथ था, तो शायद आपने उसी दिन मुझे देखा होगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर जियाओ नान मुझे याद रखेंगे। जो सुनते साथ ही जियाओ नान उसके काफी करीब जाकर उसे घूरने लगा, मगर वो भी जनरल शाओई जैसे किन्मो के जाल में फंस चुका था। और उतने में जियाओ नान जनरल शाओ से कहने लगा कि क्यों ना आप इन कल्टिवेटर्स को मेरे साथ टियानबो सिटी भेजो। तो जनरल शाओ कहने लगा कि कोई भी फैसला लेने से पहला मैं तुम्हारा प्लान सुनना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं इन कल्टिवेटर्स को आपके साथ भेज सकता हूँ। तो जियाओ नान उसे बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर की सदर्न आर्मी हमारे टियानबो सिटी के बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है। बस थोड़ी देर में इंपीरियल एडवाइजर टियानबो में मौजूद हमारी फोर्सेस पर अटैक कर देगा। जिस पर जनरल शाओई कहने लगा कि टियानबो सिटी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहीं से हम लिजाओ प्रीफेक्चर में अपनी फोर्सेस भेज सकते। अगर यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर ने टियानबो
टियानबो सिटी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया तो हम लिजाओ प्रीफेक्चर को भी खो देंगे। जिस पर जियाओनान कह रहा था हाँ बिल्कुल, इसलिए तो यांगकांग की आर्मी के साथ खेलने के लिए मैं डीमन गॉड को समन करना चाहता हूँ। और फिर वो किन्मो के पास जाकर कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम डीमन गॉड को समन करो। अगर तुम इसमें गलती से भी फेल हो गए तो मुझे तुम्हें सीवियरली पनिश करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वहीं पर जनरल शावी जियाओनान से कहने लगा कि आप इन होंगशान सेक्ट के कल्टिवेटर्स को अपने साथ ले जा सकते हो। आप टियानबो सिटी पर अटैक करो और मैं लिजाओ को धूल चटाऊंगा। और अब हमें लिजाओ प्रीफेक्चर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन गॉड ने तबाही का एक ऐसा नजारा क्रिएट किया जिसे देखकर ही सिपाहियों की रूह कांपने लगी। साथ ही साथ गवर्नर युआन चुयू को खबर मिली कि कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट और 9 नेदर गेट ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। इतना ही नहीं, जनरल शावी भी अपनी रेबल की कैरेजेस लेकर सीधे उनके कैंप की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये सारी खबरें सुनने के बाद भी युआन चुयू जरा भी पैनिक नहीं होती और उतने में ही जनरल शावी की फ्लाइंग कैरेजेस वहाँ पर पहुँच गयी। जनरल शावी युआन चुयू से कह रहा था कि पता नहीं तुम ये वफादारी का डंका क्यों बजा रही हो। तुम और मैं दोनों भी हम यांगकांग के लिए बस एक फॉलन नेशन के क्रिमिनल्स हैं। यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर ने हमें बुरी तरह से जलील किया था, जिसके चलते हमें मजबूर होकर उनके सामने घुटने टेकने पड़े। और फिर यांगकांग ने बड़ी शान के साथ हम दोनों के नेशंस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। मगर अब हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम यांगकांग से अपने नेशंस को छीन कर उन्हें दोबारा से रिस्टोर कर सकते। तो अब बताओ, क्या तुम अपने नेशन के खातिर यांगकांग के साथ बगावत नहीं करोगी? जिस पर युआन चुयू जवाब देते हुए कहने लगी कि प्रिंस शावी, तुमने यांगकांग नेशन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और उस जंग में तुम्हारा नेशन बुरी तरह से हार गया, तो तुम्हें मजबूर होकर यांगकांग के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन मेरे युआन किंगडम के साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमने यांगकांग के खिलाफ कभी बगावत नहीं की, उल्टा हमने खुद होकर ही उनके सामने सरेंडर किया था, क्योंकि हम यांगकांग के साथ जंग करके हमारे मासूम सिपाहियों को मारना नहीं चाहते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो हम बिल्कुल भी एक साथ नहीं चल सकते। तो इस तरह से युआन चुयू ने एक बार फिर से यांगकांग के साथ जंग करने से मना कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हम इंपीरियल एडवाइजर को देख पाते हैं, जिन्होंने युआन चुयू को समन करने का पैगाम भेज दिया। यहाँ पर एक एल्डर एडवाइजर से कहने लगा कि युआन चुयू की किंगडम को हमने अपने कंट्रोल में लिया था, मगर फिर भी आपने युआन चुयू को लिजाओ प्रीफेक्चर के कमांडर बनाया और उसके भाई को व्हाइट टाइगर आर्मी की जिम्मेदारी सौंप दी। क्या आपको नहीं लगता कि आपने शेर के सामने बकरा बांध दिया? ये दोनों भाई बहन मिलकर हमें धोखा दे सकते। मगर एडवाइजर उस एल्डर की बात का कोई जवाब नहीं देते और उतने में युआन चुयू का छोटा भाई युआन यू वहाँ पर पहुँच गया, जो कि व्हाइट टाइगर आर्मी का कमांडर था। यहाँ पर एडवाइजर ने युआन यू के हाथ में एक टोकन थमा दिया। वो कह रही थी कि लिजाओ प्रीफेक्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। यानी कि एडवाइजर पर कभी किसी की बातों का कोई असर नहीं होता, वो तो बस हमेशा अपने दिल की सुनते थे। उन्होंने लिजाओ प्रीफेक्चर को बचाने की जिम्मेदारी युआन यू के कंधे सौंप दी थी, तो बंदा भी अपनी व्हाइट टाइगर आर्मी को लेकर सीधे प्रीफेक्चर की तरफ रवाना हो गया। सो इंपीरियल एडवाइजर के डिसीजन से वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था, सीनियर आप हमेशा अपने दिल की नहीं सुन सकते, खासकर जंग के माहौल में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने युआन यू के दिल पर दाव लगाया है। युआन यू के कंट्रोल में पूरी की पूरी व्हाइट टाइगर आर्मी है। अगर उस बंदे ने चाहा तो वो हमें अभी भी धोखा दे सकता। अगर आपका दाव उल्टा पड़ गया तो हमारे इतने लोग मारे जाएंगे कि उनकी मेमोरियल टैबलेट रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। लाशों के माउंटेन्स बनेंगे और यांगकाई उसके तले पूरी तरह से दब जाएगा। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर को युआन यू पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि युआन चुई जैसा ही उसका भाई युआन यू भी काफी ज्यादा वफादार है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियाओनान को देख पाते हैं, जो कि किन्मो और उसके साथियों को लेकर टियानबो सिटी पहुंच चुका था। वो वहाँ आते ही अपनी सिपाहियों से जंग की अपडेट लेने लगा, तो उनमें से एक बंदे ने बता दिया कि व्हाइट टाइगर आर्मी लिजाओ प्रीफेक्चर की तरफ रवाना हो चुकी। जो सुनते साथ ही किन्मो भी समझ गया कि शायद युआन यू अपनी सिस्टर युआन चुई को बचाने जा रहा। वहीं पर जियाओनान का तो कुछ और ही प्लान था। वो कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर की आधी आर्मी तो स्कैटर हो चुकी। व्हाइट टाइगर आर्मी की टुकड़ी वहाँ से जाने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए, तो ऐसी कमजोर हालत में उन पर अटैक करने का हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो किन्मो से पूछने लगा कि बताओ डीमन गॉड को यहाँ पर समन करने के लिए तुम्हें कौन से मैजिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो किन्मो से जवाब देते हुए कहने लगा कि सबसे पहला तो मुझे एक व्हाइट बोन अल्टर की जरूरत पड़ेगी। वो अल्टर 12
12 फीट चौड़े बोन से बनना चाहिए। साथ ही उस अल्टर के सरफेस को हमें इंसानी खोपड़ियों से सजाना होगा। इस काम में हमें ढेर सारी इंसानी हड्डियों की जरूरत पड़ेगी, मगर कोई बात नहीं, अगर हड्डियां कम भी पड़ गई तो हम अपने ही कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करेंगे। बस मेरा मकसद है डीमन गॉड को समन करना, तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। किन्मो का ये जज्बा देखकर जियाओनान तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। किन्मो ने कुछ ऐसी ईवल बातें की थी जो कि जियाओनान को काफी ज्यादा पसंद आई। वो किन्मो से कहने लगा कि मेरे पास एक हड्डियों से बना हुआ अल्टर मौजूद है, तो क्यों ना तुम उसी का इस्तेमाल करो। बस याद रखना कि तुमने मुझे किसी भी शर्त पर डिसअपॉइंट नहीं करना है। सब उस अल्टर के पास पहुँचते ही किन्मो जियाओनान को बताने लगा कि मैं तुरंत ही सेक्रेड रिचुअल को शुरू करूंगा, लेकिन इस रिचुअल को पूरा होने तक कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जियाओनान उसके एकदम करीब जाकर कहने लगा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, और फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, मगर बाहर जाते साथ ही इस जगह को चारों ओर से घेर लेना, साथ ही दूर से ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमारे इन मेहमानों पर नजर रखनी होगी। तो इस तरह से अल्टर का पूरा इलाका खाली हो गया। जियाओनान के वहाँ से जाते साथ ही कियो अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा कहा जाता कि इसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बल्कि इसकी दिलचस्पी तो मर्दों में है, और अगर गलती से उसने मुझे पसंद किया तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी। जिस पर हुलिंग कह रही थी कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मोटी कमर देखकर तो बंदा वैसे भी भाग जाएगा। और उतने में किन्मो अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे इलाके को चेक करने लगा। उस जगह का हर एक कोना बस ह्यूमन स्केलेटन से भरा हुआ था। तो उन्हें देख किन्मो बताने लगा कि हम फिलहाल जियाओनान के ड्रैगन के डेन में हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए उन सबको जियाओनान के ड्रैगन ने अपना खाना बनाया था। उतने में शेन कहता है, टीम लीडर बताओ आगे क्या करना है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हम यहाँ पर डीमन गॉड को समन करने आए थे, तो ऑफ कोर्स हम रिचुअल को कंप्लीट करके डीमन गॉड को जरूर से समन करेंगे। जो सुनते साथ ही कियो किन्मो से कहने लगा कि भाई तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे होंगशान सेक की स्पिरिट समनिंग और घोस्ट कमांड टैलिस्मान का बिल्कुल भी आइडिया नहीं। सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हमारी टीम में किसी को भी इस टेक्निक का कोई आइडिया नहीं। तो किन्मो ने बताने लगा कि मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी सीख लिया है, तो तुम्हें बस मेरे इशारे का इंतजार करना होगा। वही दूसरी तरफ युआन चियू को खबर मिली कि सदर्न आउटपोस्ट भी 9 नेदर गेट के हाथों बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही उनकी कई सारी फ्लाइंग कैरेज को भी कॉप्स इमॉर्टल सेक ने कैप्चर किया था। इतना ही नहीं, जनरल शावी ने डीमन गॉड की मदद लेकर आर्मी के आउटर वॉल को ब्रेक कर दिया। इसीलिए युआन चियू की आर्मी ज्यादा देर तक अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन पर चारों ओर से अटैक हो रहे थे, और तब तक डीमन गॉड भी बैरियर को ब्रेक करके अंदर पहुंच गया। उसने बैरियर के मौजूद हर एक कैरेज को अपना निशाना बनाया, जिसके चलते युआन चियू के सिपाही चींटियों जैसे मरने लगे। और अब फाइनली वो डीमन गॉड युआन चियू के सामने पहुंच चुका था। वो अपने हाथों तले युआन चियू को मसलने की फिराक में था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक गोल्डन सन अपीयर हुआ। उस सन से हजारों गोल्डन सोड रिलीज होकर उस डीमन गॉड पर अटैक करने लगी, जो देखते साथ ही युआन चियू समझ गई थी कि उसका छोटा भाई युआन यू वहाँ पर पहुंच चुका है। युआन यू के वहाँ आने की वजह से युआन चियू को एक नई उम्मीद मिल गई। वो अपने सिपाहियों से कहने लगी कि जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उन्हें बता दो कि हमें व्हाइट टाइगर आर्मी को सपोर्ट करना है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक लिजाओ प्रीफेक्चर को फॉल नहीं होने देंगे। वही दूसरी तरफ जनरल शावी को भी रिपोर्ट मिल गई कि व्हाइट टाइगर आर्मी को लीड करते हुए युआन चियू का भाई युआन यू यहाँ पर पहुंच चुका है। उस बंदे ने तो यहाँ आते साथ ही हमारे डेमन गॉड पर अटैक कर दिया, और अब हमें व्हाइट टाइगर की एक विशाल आर्मी दिखाई गई, जिसे कि युआन यू पूरे जोश के साथ लीड कर रहा था। उसने अपने आर्मी को हुक्म दिया कि हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से एंटर करेंगे, तो जल्दी से उस जगह को ब्रेक करो। वहाँ पर हमारे जितने भी ओपोनेंट्स होंगे उन पर जरा भी रहम मत दिखाना। वही दूसरी तरफ जनरल शावी युआन यू का ये जज्बा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और गुस्से में कहने लगा कि ये दोनों भाई बहन तो उस इंपीरियल एडवाइजर के पालतू कुत्ते बन चुके। नहीं, इन्हें तो कुत्ता बोलना भी सही नहीं होगा, ये तो कुत्तों से भी ज्यादा वफादार निकले। और उतने में जनरल शावी से मिलने के लिए होंगशान सेक का एल्डर पहुँच गया। वो बंदा तुरंत ही जनरल शावी को बताने लगा कि मैंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहले डीमन गॉड को मेरी टीम ने समन किया और दूसरे को समन करने की बारी हमारी दूसरी टीम की थी, लेकिन मेरे जो डिसाइपल रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे उन पर अचानक से ही किसी ने हमला कर दिया। उनका
का बड़े ब्रूटली मर्डर करके उनके टैलिस्मान और कपड़े भी छीन लिए गए। तो हम जनरल शाओई के सामने रिस्पेक्ट करते हैं कि प्लीज हमारे होंगशान सेक्ट को इंसाफ दिलाए। जो सुनते साथ ही जनरल शाओई को याद आ गया कि जियाओनान को भी इन डिसाइपल पर शक हुआ था और फिर उस बंदे को किन्मो की सारी चालबाजी समझ आ गई। तो उसने तुरंत ही अपने सिपाही को हुक्म दिया कि जल्दी से सेल्डर को लेकर टियानबो सिटी पहुंच जाओ, हमारे साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है। जो सुनते साथ ही वो सिपाही होंगशान सेक्ट के लोगों को लेकर सीधे टियानबो की तरफ रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ किन्मो अपनी टीम के साथ अल्टर की तरफ रवाना हो चुका। तो यहाँ पर युनशियांग उसे बताने लगी कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए होंगशान सेक्ट ने अपने 13 कल्टीवेटर्स का यूज किया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अकेले इस रिचुअल को पूरा कैसे करोगे। हालांकि किन्मो इस पर कोई जवाब नहीं देता। उसने तुरंत ही अपना एक कंटेनर बाहर निकालते हुए उसे अपने साथियों की तरफ पास कर दिया। वो कहता है कि ये मेरा मिराज इंसेंस सेडेटिव है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैं चाहता हूँ कि इस सेडेटिव का यूज करके तुम इस जगह को गार्ड करो, लेकिन सबसे पहला तुम्हें एक एंटीडोट भी लेना पड़ेगा। तो किन्मो की टीम ने उन सिपाहियों से छुपकर तुरंत ही उस एंटीडोट को कंज्यूम कर लिया, यानी कि किन्मो की इंसेंस सेडेटिव का इन पर कोई असर नहीं होगा। और अब किन्मो ने तुरंत ही उस मैनुअल को ओपन कर दिया जिसमें डीमन गॉड को समन करने का रिचुअल लिखा गया था। उसे ठीक से पढ़ने के बाद वो अपनी टीम को बताने लगा कि मैं रिचुअल की शुरुआत करूंगा और तुम्हें बस मेरी मूवमेंट को कॉपी करना है। और हाँ, ऐसी एक्टिंग करो कि सभी लोग कन्विंस हो जाए। इन सिपाहियों को तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी। साथ ही उसकी टीम भी उसके मंत्रास के साथ साथ उसकी हर एक मूव को भी फॉलो करने लगी। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये यकीनन होंगशान सेक्ट के इवल कल्टीवेटर्स हैं। इधर शेन परेशान होकर युनशियांग से कह रहा था कि पता नहीं किन्मो हमसे क्या क्या करवा रहा। खैर, ये बंदा चाहे कुछ भी क्यों ना करे, डीमन गॉड का यहाँ पर आना काफी ज्यादा जरूरी है। और उतने में उनके सारे टोकन उस स्टैचू के आसपास जाकर रिवॉल्व होने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक डिमोनिक फॉर्मेशन सेटअप हुआ था। वहाँ का बदलता हुआ नजारा देखकर शेन दिल ही दिल में कहने लगा कि ऐसी कोई चीज नहीं जो इस किन्मो को ना आती हो। और उतने में होंगशान सेक्ट का एल्डर अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। वो बंदा तुरंत ही जियाओनान को बताने लगा कि जल्दी से इस रिचुअल को रोक दीजिए। ये लोग हमारे होंगशान सेक्ट के डिसाइपल नहीं बल्कि यांग कांग के बहरूपिये हैं। जो सुनते साथ ही जियाओनान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने तुरंत ही अपने ड्रैगन टेमिंग गेट के सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से उन इम्पोस्टर्स को कैप्चर करो। तो इस तरह से किन्मो की सोची समझी चाल पूरी तरह से फेल हो गई। वो जियाओनान को कैसे फेस करेगा ये तो देखने लायक होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।